गुड मॉर्निंग गाइस। सो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने जहाँ पे स्टॉप किया था दैट इज़ यूनिट 3 कंप्लीट किया था हम लोगों ने। एंड आज हम लोग यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। सो वही हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर वी स्टार्ट विथ यूनिट 4, किसी को कोई डाउट्स है जो हम लोगों ने 3 यूनिट्स डिस्कस किए थे उसमें? लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स। ओके, सो विथ यूनिट 4 टुडे। ठीक है। सो नाउ यूनिट 4 चैप्टर 9 टॉक्स अबाउट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये वाला डायग्राम हम लोगों ने प्रीवियसली भी डिस्कस किया है, इफ़ यू रिमेंबर प्रॉपरली, कि हम लोगों ने जो प्रीवियस चैप्टर्स में, आई थिंक यूनिट 2 या 3 में ही ये सेम डायग्राम था। सो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, कौन मॉनिटर करेगा, मॉनिटरिंग क्या फेजेस में चलेगा, अगर आपने कुछ चेंजेस किए तो वो चेंजेस प्रैक्टिकली जो आपका मेन जो आपका प्रोसेस चल रहा है उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है कि नहीं, ये सारे पॉइंट्स पे हम लोग फोकस करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सिंपल सा एसडीएलसी टाइप डायग्राम है। रियल वर्ल्ड आपको कोई आपका कोई बिजनेस चल रहा है तो उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है। उसके लिए ऑफ कोर्स क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा कलेक्शन चलेगा। अब डेटा कलेक्शन में से जो भी डेटा आया उसको हम लोग प्रोसेस करेंगे। मतलब क्या हुआ, डेटा कलेक्शन मतलब रिक्वायरमेंट गैदरिंग हुआ, प्रोसेस किया, रिक्वायरमेंट एनालिसिस किया, सर्टन चीज़ें जो हम लोगों को सूटेबल नहीं है उसको हम लोगों ने रिफ्रेश किया, और फाइनली जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है उसको हम लोगों ने एज अ इंफॉर्मेशन आगे पास किया, और उसके साथ ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया कि कौन सा सॉफ्टवेयर हम लोगों को कैसे वे में बनाना है। तो ये प्रोसेस डेटा का इन्फॉर्मेशन और यहाँ से आपके जो ऑब्जेक्टिव्स मिले, ये दोनों कंबाइन होके हम लोग यहाँ पे डिसीजन एंड प्लानिंग चलेगा। डिसीजन एंड प्लानिंग में हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, डिजाइनिंग वाला पार्ट आएगा आपका, जिसमें हम लोग उसके मॉडलिंग अप्लाई करेंगे। बराबर है, जिससे हम लोग को पता चलेगा, जैसे यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, वी डिसाइड हाउ वी आर गोइंग टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, दैट इज वी क्रिएट अ प्लान। कि अगर कोई एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो हम लोगों ने उसका ऑब्जेक्टिव बनाया, कि प्लान बनाया हम लोगों ने। मॉडलिंग में क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ प्लान वी विल कंसिडर डिफरेंट अप्रोच एंड अटेम्प्ट टू असेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ईच ऑफ दिस अप्रोच। तो प्लानिंग में अभी हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे कि अगर मेरा कौन से टाइप का एच तो उसके हिसाब से कौन सा मेरा स्पेसिफिक प्लान यहाँ पे काम करेगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोर्स जो प्लान किया है उसी को हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। और डेटा कलेक्शन में क्या होगा, वी गैदर इन्फॉर्मेशन एट रेगुलर इंटरवल, कि हाँ आपका क्या काम कैसे हो रहा है। और उसके बेस के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, ये जो डेटा आपने गैदर किया है ये डेटा को हम लोग प्रोसेस करेंगे इन्फॉर्मेशन में, जिससे जो प्रोजेक्ट मैनेजर है या हायर अथॉरिटीज़ जो है उनको इजीली समझ में आएगा कि हम लोगों का काम कहाँ तक पहुँचा है, कैसे चल रहा है, उसमें कोई डिले आ रहा है तो उसके रीजंस क्या है, ऑन टाइम अगर करना है तो उसके क्या मेथड्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे वही आपको दिया है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सिंपल सा अगर आप देखेंगे टॉपिक है हम लोग का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सो बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या बताता है, हर एक जो हम लोगों के अलग अलग टीम्स डिवाइडेड रहेंगे जो अलग अलग काम करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस एंड डिजाइनिंग एक टीम कर रहा है, प्रोग्रामिंग या डेवलपमेंट एक टीम कर रहा है, क्वालिटी टेस्टिंग या क्वालिटी कंट्रोल या टेस्टिंग एक टीम कर रहा है, और यूजर डॉक्यूमेंटेशन एंड यूजर साइड पे इंस्टॉलेशन, इम्प्लीमेंटेशन जो होगा, डिप्लॉयमेंट जो होगा सॉरी, वो एक दूसरा टीम कर रहा है। तो ये हर एक टीम में वी हैव मल्टीपल मेंबर्स, वो अपना जो भी काम वो करेंगे, उनको जो टाइम टेबल के हिसाब से जो काम दिया है वो काम वो कंप्लीट करने के बाद में वो आगे उसका रिपोर्ट या उसका डेटा, अपना जो भी काम हुआ है वो किसको देंगे, वो टीम लीडर्स को देंगे। ऐसे हर एक टीम मेंबर जो है अपना रिपोर्ट एट द एंड ऑफ डे, अपना जो भी रिपोर्ट है वो टीम लीडर को देंगे, और ये टीम लीडर्स जो है वो अपने कंबाइन पूरे टीम के रिपोर्ट्स को फाइनली सबमिट करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजर को। और प्रोजेक्ट मैनेजर कभी कभी वो डायरेक्टली या तो क्लाइंट से अप्रोच करेगा अगर कोई फीडबैक अगर उसको रिक्वायर्ड है तो, या फिर वो ये प्रोजेक्ट मैनेजर सारे टीम मेंबर्स के पास से, टीम लीडर्स के पास से जो उसको डेटा आया है उसको वो कंसोलिडेट करके आगे जो हम लोगों के मेन हेड कमिटीज होंगे या बोर्ड मेंबर्स रहेंगे उनको प्रोवाइड करेगा। सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट, कि कहाँ पे किसके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगे। तो टीम के अंदर जितने टीम मेंबर्स है उनको हैंडल करना, उनका काम ऑन टाइम कंप्लीट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम लीडर का होता है। ये सारे टीम लीडर्स अपना अपना टास्क ऑन टाइम कंप्लीट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसको ध्यान रखने का काम प्रोजेक्ट मैनेजर का होता है।
और प्रोजेक्ट मैनेजर को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है वो प्रोजेक्ट मैनेजर के साइड से प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, ये ध्यान रखने का काम स्टेयरिंग कमेटी का होता है. सो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट है. असेसिंग द वर्क, नाम पे से पता चल रहा है वर्क असेसमेंट मतलब चेक करना, आप जो भी काम कर रहे हैं वो चेक करना. जैसे यहाँ पे फर्स्ट आपको दिया हुआ है चेक पॉइंट्स. चेक पॉइंट्स का मतलब क्या है, प्री डिटरमाइंड टाइम्स व्हेन प्रोग्रेस इज चेक्ड. मतलब हम लोगों ने कोई एक जैसे अगर हम लोगों के पास सपोज हम लोगों के पास अगर हम लोगों ने कोई एक मॉड्यूल सपोज हम लोगों ने कंप्लीट किया है, या उसका सब मॉड्यूल अगर हम लोगों ने कंप्लीट किया है, वो हम लोगों का कोड करके भी प्रॉपर हो गया और उसमें टेस्टिंग भी प्रॉपर हो गया है. तो अब हम लोग क्या करेंगे, वो पार्ट प्रॉपरली हो गया है, इसके लिए हम लोग वहाँ पे एक चेक पॉइंट डाल देंगे, जिससे हम लोग को पता चलेगा कि ओके हम लोग के जो मॉड्यूल जितने भी हम लोग के मॉड्यूल्स है प्रोजेक्ट के, उसमें का ये वाला मॉड्यूल या उसका सब मॉड्यूल सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया. उसके बाद इवेंट ड्रिवन्स होते हैं. चेक यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चेक टेक्स प्लेस व्हेन अ पर्टिकुलर इवेंट हैज बीन अचीव्ड. तो कोई एक स्पेसिफिक इवेंट रखा है, नाम पे से पता चल रहा है. टाइम ड्रिवन होगा तो अब मैं बोलूंगा कि ओके चलो एक हफ्ता हो गया, यहाँ पे अभी हम लोग एक चेक पॉइंट रखेंगे कि ओके फर्स्ट हफ्ते में आपका कितना टाइम होगा, कितना काम हुआ है वो. देन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग, अगेन आप जो भी अपने टास्क कंप्लीट कर रहे हैं या जो भी अपने प्री डिफाइंड जो आपके टाइम टेबल के हिसाब से आपका जो टास्क है वो अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं तो आप कितने टाइम में वो काम कंप्लीट कर रहे हैं. तो 2 चेक पॉइंट्स जो आ रहे हैं, 2 चेक पॉइंट्स का मतलब क्या हो गया, सक्सेसफुली आपने प्रोजेक्ट के 2 छोटे छोटे यूनिट्स जो है वो कंप्लीट कर लिए. तो वो 2 चेक पॉइंट्स आने में कितना गैप आ रहा है, उससे हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग का प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो रहा है या डिक्लाइन हो रहा है. नेक्स्ट जो है कलेक्टिंग प्रोग्रेस डिटेल्स, नाम पे से पता चल रहा है नीड टू कलेक्ट डेटा अबाउट कितना प्रोग्रेस हुआ है, कितने अचीवमेंट्स हुए हैं, कितना हम लोगों का कॉस्ट गया है उसमें. और उसके आगे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, पार्शियल कंप्लीशन, 99% कंप्लीशन सिंड्रोम. मतलब हम लोग हर एक काम को ट्राई करते हैं कि 99% हम लोग अचीव कर सके, लेकिन ऐसा नहीं होता है. डेवलपमेंट्स की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ओके हम लोगों का काम कोई एक स्पेसिफिक टाइम तक अगर हो गया तो वो ठीक है, फिर उसके आगे फिर हम लोग उसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, हम लोग फिर वहां पे उसको स्टॉप करेंगे. सो बेसिकली प्रोग्रामिंग में हम लोग क्या सोचते हैं कि कोई भी काम जब आप कर रहे हैं ना, तो वो काम जो आप करेंगे उसमें मेनली 99% आपका काम ऑन टाइम कंप्लीट होगा, ये जरूरी नहीं है. तो हम लोग क्या करेंगे, मेनली जितने काम की चीजें उतने खत्म करो और जो काम के नहीं है उनको छोड़ दो फिलहाल के लिए, है ना. ये पैटर्न फॉलो होता है. तो आप कोई काम को अगर 99% अगर कंप्लीट करने का अगर ऐसा कुछ अगर सोच रहे हैं ना, तो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, बिकॉज वो फिर हम लोगों से हो नहीं पाता है एंड उसकी वजह से बाकी का बहुत ज्यादा टास्क आपका डिले हो जाता है. सो ये वाला तो पॉसिबल नहीं होता है, या फिर ये सिंड्रोम होता है कि हम लोग हर एक में ट्राई करते हैं 99% अचीव करने के लिए, और उससे हम लोग का टाइम, कॉस्ट, बजट, ह्यूमन रिसोर्स सब कुछ फिर एक्स्ट्रा चले जाता है. तो जो आप अगर 99% नहीं अज्यूम करते थे, 90-80% अज्यूम करते थे, तो आपका पूरा प्रोजेक्ट तो ओवरऑल एक साथ कंप्लीट हो गया रहता था, जो अभी यहाँ पे नहीं हो पाया. ये तकलीफ आ जाता है हम लोगों को. सो पॉसिबल सोल्यूशन क्या है, कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट्स. बराबर है, आपको ये देखना है कि आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसमें आप कितने चीजें ऐड कर रहे हैं. जो अनवांटेड फंक्शंस है जिनकी बिल्कुल जरूरत नहीं होगी, और या अगर नहीं भी आप ऐड कर रहे हो तो किसी को इतना दुख नहीं होगा, किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. तो ऐसे जो आपको फंक्शंस जो है उसको आपको बहुत प्रॉपरली कंट्रोल करना है कि ऐसा ना हो कि अनवांटेड चीजें आप क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए डालते जाओ और उससे फिर आपका अननेसेसरीली बजट बढ़ जाए, और जब आप एक्चुअल में जब उसको आप मेंटेन करोगे तो मेंटेनेंस के कॉस्ट भी आपके बढ़ जाते हैं. एंड सब डिवाइड इनटू लॉट्स ऑफ सब एक्टिविटीज, है ना, ये भी होता है. तो हम लोग यहाँ पे ये छोटे छोटे एक्टिविटीज में डिवाइड करके वहाँ पे एक फिक्स पॉइंट्स रख देंगे कि हाँ ये वाला जो हम लोग का पार्ट है, ये वाला मॉड्यूल है, उसमें इतने ही फंक्शंस आने चाहिए, इसमें इतने ही फंक्शंस आने चाहिए, इसमें इतने ही फंक्शंस आने चाहिए. दिस इज हाउ वी डिफाइन. सो एग्जाम्पल क्या दिया, 99% कंप्लीशन सिंड्रोम जो है वो क्या बताता है, above case the developer report at the end of week 1 2 3 that the task was respectively कितना कंप्लीट हुआ, 25%, 50%, 75%. however at the end of week 4 it is reported that the task is 99% complete. The same time the same thing is reported at the end of week 5 and so on until the task is actually completed.
सो हम लोग कंटिन्यूअस रिपोर्ट करते हैं कि हाँ इतना कंप्लीट हुआ, इतना कंप्लीट हुआ, और आप फिर बहुत बार क्या करते हैं हम लोग कि हम लोग वेट करते हैं कि हाँ ये यहाँ तक अगर कंप्लीट हो रहा है तो ही हम लोग नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, यहाँ तक अगर कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आप उसी में ज़्यादा टाइम वेस्ट करते रहो। दैट इज़ नॉट फिजिबल, दैट इज़ नॉट सूटेबल। ओके, देन रिपोर्टिंग के हम लोग के 3 स्टेटस होते हैं। कल हम लोगों ने रिपोर्टिंग के कलर्स देखे थे लास्ट लेक्चर में, आई मीन उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, रेड, एम्बर एंड ग्रीन। तो ग्रीन रिपोर्टिंग या ग्रीन कलर का मतलब क्या होता है, हम लोगों का सब कुछ का टास्क जो है वो ऑन टारगेट चल रहा है। तो अगर हम लोग थोड़े कुछ चेंजेस, थोड़े कुछ लोगों को एक्स्ट्रा ऐड करके हम लोग चीज़ों को ऑन टाइम कंप्लीट कर सकते हैं, ये हम लोगों ने देखा था। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था एम्बर वाला, कि मतलब आपका प्रोजेक्ट जो है वो थोड़ा डिले हुआ है, लेकिन आप अगर थोड़े एफर्ट्स डालेंगे तो फिर वो ऑन टाइम फिर भी कंप्लीट होने के चांस हो सकते हैं। एंड रेड, रेड का मतलब है कि प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा डिले हो गया है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है उसमें, और अब आप उसको जो वे में कंप्लीट करने का ट्राई कर रहे हैं वो रिक्वायर्ड ह्यूमन, मतलब आपके पास करंटली जो रिसोर्सेज है या ह्यूमन रिसोर्स है उससे वो उतना कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो अभी रिकवरी ऑन टाइम खत्म होना या खत्म होना, ये बहुत बड़ी डिफिकल्टी वाला पार्ट है। सो ये है। तो वहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्टेटस ऑफ क्रिटिकल टास्क इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपके प्रोजेक्ट में छोटे मोटे जो नॉन क्रिटिकल टास्क है वो अगर डिले हो भी गए ना तो आप कैसे ना कैसे करके उसको कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन सबसे मेन फोकस हम लोग को कहाँ पे देना पड़ता है, आपका प्रोजेक्ट में जो सबसे क्रिटिकल टास्क है उसके ऊपर फोकस करो और ट्राई करो कि आप उसी को ऑन टाइम खत्म कर सको। बराबर है। सो यहाँ पे आप देखेंगे अगर एक रिव्यू पार्ट चलेगा, रिव्यू का मतलब क्या है, बहुत सिंपल है। रिव्यू मतलब आपने जो भी काम किया है उसको रिव्यू देंगे हम लोग, है ना। मॉनिटरिंग आपका कितना काम हुआ है, कैसे हुआ है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स अगर है तो वो देखेंगे हम लोग। सो वही दिया, देखो प्रोग्रेस ऑफ प्रोजेक्ट एंड क्वालिटी आप वो प्रोडक्ट्स में मेंटेन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बिकॉज आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी जो है वो कंपनी का इमेज होता है। तो आपको अगर प्रोडक्ट के क्वालिटी में अगर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, मतलब जो कंपनी का जो इमेज है वो भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। सो यहाँ पे वही बता रहे हैं हम लोग। सो आप रिव्यू मैकेनिज्म, प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ टेस्टिंग। सो टेस्टिंग जहाँ पे हम लोग डिफेक्ट रिमूवल मैकेनिज्म फॉलो करेंगे, और हम लोगों को पता है डिफेक्ट कितने टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं, वो हम लोगों को पता है 5 टाइप के डिफेक्ट होते हैं, क्रिटिकल, मेजर, मॉडरेट, कॉस्मेटिक एंड माइनर। ये पांचों मैंने आपको लिखाए हुए हैं। आपको अगर याद नहीं है तो प्रीवियस लेक्चर्स देख लेना, जिसमें मैंने ये डिफेक्ट्स आपको अलग से लिखाए थे, क्या मतलब है वो भी बताया था। तो ये डिफेक्ट रिमूवल मैकेनिज्म होते हैं। तो हम लोग जो 5 कैटेगराइज किए थे टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स, उसमें से अभी हम लोग कौन से डिफेक्ट्स पे पहले फोकस करेंगे, कौन से डिफेक्ट्स पे बाद में फोकस करेंगे, कौन से डिफेक्ट्स को हम लोग फिलहाल के लिए इग्नोर कर सकते हैं, ये सबका हम लोग एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाते हैं। सो यहाँ पे वही आपको दिया है कि टेस्टिंग जो है, इससे हम लोगों को टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स पता चल जाएंगे, और ये जो डिफेक्ट्स हम लोगों को मिलेंगे उसमें से अभी कौन से आपको सॉल्व करने हैं, किसको आप फिलहाल के लिए इग्नोर कर सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स हम लोगों को यहाँ पे पता चलेंगे। सो टेस्टिंग इज एप्लीकेबल टू ओनली एग्जीक्यूटेबल कोड, ऑफकोर्स ये तो हम लोग को पता है। लेकिन रिव्यू जो मिलेंगे आपको वो सिर्फ कोडिंग पे नहीं मिलेगा, वो आपका पूरा जो इंटरफेस आपने बनाया है, आप जब कोई एक कोड या इनपुट देते हो तो वो प्रोसेस होके कितने टाइम में रिजल्ट जनरेट कर रहा है, ये सारे पॉइंट्स के ऊपर, ये सारे जो पॉइंट्स है इसके ऊपर आपका मेन जो है ना वो रिव्यू मैकेनिज्म काम करेगा। तो वहां पे सिर्फ हम लोग कोडिंग की बात नहीं कर रहे हैं, ये याद रखो। ओके, देन यूटिलिटीज क्या रहेंगे रिव्यूज के, एक तो है कॉस्ट इफेक्टिव वे है डिफेक्ट रिमूवल के लिए। बेसिकली बहुत बार जब अगर हम लोग प्रोडक्ट अगर कोई एक बना रहे हैं जो क्रिटिकल टाइप का है और उसमें अगर क्वालिटी अगर मेंटेन नहीं हो रहा है, सो यहाँ पे आप बेसिकली क्या करेंगे, वो क्वालिटी आप मेंटेन कर पाएंगे, जिससे हम लोग फाइनली हम लोग कितना उसको बेटर बना सकते हैं, ये सब हम लोग को पता चलेगा। ठीक है। सो आपको अगर कहीं पे अगर क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और वो क्रिटिकल टाइप का सॉफ्टवेयर है, तो यूजर एंड पे जाके उनके पास अगर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स अगर हो जाता है तो उससे बेटर है कि हम लोग यहाँ पे ही उसके क्वालिटी पे फोकस करें। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, रिव्यू सजेस्ट वेज टू इंप्रूव द वर्क प्रोडक्ट, ये बता रहा है, मतलब जिससे क्या होगा, आप जो प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो वो धीरे धीरे और बेटर होते जाएगा। उसके आगे, रिव्यू मीटिंग ऑफन प्रोवाइड्स लर्निंग अपॉर्चुनिटी टू नॉट ओनली द ऑथर, लेकिन जो प्रोडक्ट पे काम करे उनके लिए भी, है ना। देन रिव्यूज जो हम लोग देंगे उसमें आपके पास अलग अलग लोग रहेंगे वो रिव्यूज के लिए। मॉडरेटर होगा, मॉडरेटर नाम पे से पता चल रहा है जो काम है उसको मॉडरेट करेगा, एक हायर ऑथोरिटीज के पास रहेगा। तो ये क्या करेगा,
एक शेड्यूल बनाएगा, बराबर है, और मीटिंग मीटिंग जो है वो अरेंज होगा, और रिव्यू मटेरियल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और उसके बेस के ऊपर हम लोगों की रिव्यू सेशंस चलेंगे अलग अलग प्रोडक्ट पे। तो उससे हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग का काम प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है, किसका काम में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, डिफेक्ट्स आ रहे हैं। तो उसको बेटर बनाने के लिए बाकी लोग उसको सपोर्ट करेंगे, गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, और उसको हेल्प भी कर सकते हैं अलग से। ओके, देन रिकॉर्डर्स रहेगा। तो जो भी रिकॉर्ड्स आपने, जो भी डिफेक्ट्स आपने रिव्यू में फाइंड किए या टेस्टिंग में फाइंड किए, वो कौन से डिफेक्ट्स थे, कौन से मॉड्यूल्स पे वो डिफेक्ट आए थे, कौन से टाइम पे आए थे, और वो डिफेक्ट्स को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने अलग से क्या एफर्ट्स लिए, क्या कोडिंग में चेंजेस किए, क्या प्रोजेक्ट्स में हम लोगों ने मॉडिफिकेशंस किए, ये सारा डेटा जो है वो रिकॉर्ड करके रखेगा। इसको हम लोग रिकॉर्डर बोलते हैं। एंड रिव्यूअर, नाम पे से पता चल रहा है रिव्यू प्रोसेस। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, प्लान किया, प्लान को हम लोगों ने प्रिपेयर किया, बराबर है, उसके साथ रिव्यू मीटिंग चला। रिव्यू में जो भी हम लोगों ने चेंजेस बोले थे, जो डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई किए थे, जिसको आपको सॉल्व करना था, वो डिफेक्ट्स अब सॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे, और वो अगर हो रहा है तो वो एक्चुअल जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सब एक फॉलोअप होते रहेगा। फॉलोअप मतलब कोई एक पर्सन जिसको आपने फॉलोअप के लिए रखा हुआ है, जो आपको कंटिन्यूअसली बताते रहेगा कि हाँ ये अगर हम लोगों का रिव्यू है, ये चेंजेस बोले थे तो वो सेम अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये जरूरी है। ओके, प्रोजेक्ट टर्मिनेशन रिपोर्ट, नाम पे से पता चल रहा है प्रोजेक्ट टर्मिनेशन रिपोर्ट मतलब कभी आप वो प्रोजेक्ट को टर्मिनेट करेंगे, वही है। तो प्रोजेक्ट रिव्यू प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स, कि आपने अगर प्रीवियसली ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है तो वो टाइम पे आपको कौन से स्पेसिफिक पॉइंट्स या पार्ट्स के ऊपर प्रॉब्लम्स आए थे, तो सबसे पहले तो वो देखेंगे हम लोग। तो ये बोल रहा है। देन उसके आगे क्या बोला है, प्रोजेक्ट टर्मिनेशन नीड नॉट सक्सेसफुली मीन्स प्रोजेक्ट फेलियर और प्री मेच्योर। अब यहाँ पे याद रखो, प्रोजेक्ट टर्मिनेशन का मतलब ये नहीं रहता है कि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया तो आपने बीच में से प्रोजेक्ट को टर्मिनेट कर दिया, बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। कभी कभी ये भी होगा कि प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल कंप्लीट होने पे भी हम लोग प्रोजेक्ट टर्मिनेशन बोलते हैं, कि हाँ आपका जो प्रोजेक्ट है वो 80% 90% बन गया, तो अभी आप वो प्रोजेक्ट टर्मिनेशन पे लेके जा रहे हैं, और उसमें अगर कुछ पॉइंट्स या कुछ फीचर्स अगर ऐड करने बाकी है, वो हम लोग फिर मेंटेनेंस वाला जो पार्ट है उसमें हम लोग देखेंगे। अब रीजंस क्या क्या हो सकते हैं प्रोजेक्ट टर्मिनेशन के, एक तो सक्सेसफुल कंप्लीशन हो गया, या इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट है, तो आपके पास रिक्वायरमेंट ही इनफ नहीं है तो आप आगे बनाएंगे क्या, वो आपको नहीं पता है। उसके आगे आपके पास प्रोजेक्ट बनाना तो है, आपको पता है, लेकिन आपके पास इनफ रिसोर्सेस नहीं है, और या फिर आप जो टेक्नोलॉजीज ऐड करने की बात कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में, वो टेक्नोलॉजीज के साथ आपके यूजर्स जो है वो कंफर्टेबल नहीं है, या फिर अगर ये सब अगर प्रॉपर है तो आपके पास उतना पैसा नहीं है, ये सब हो सकता है। ठीक है, देन प्रोजेक्ट टर्मिनेशन में हम लोग क्या देखेंगे, प्रोजेक्ट सर्वे, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन, डीब्रीफिंग मीटिंग होगा कि भाई क्यों प्रोजेक्ट हम लोग टर्मिनेट कर रहे हैं, इन बिटवीन क्या रीजन है उसका, और फाइनल प्रोजेक्ट पे हम लोग रिव्यू लेंगे कि जितना प्रोजेक्ट बना है वो अभी कैसा है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और ये पूरा एक रिजल्ट पब्लिश होगा। ठीक है, सो ये हम लोग का वो पार्ट है, और उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे ज्ञान चार्ट बनाते हैं। सो ज्ञान चार्ट में अगर आप देखेंगे, आप देखो आपने प्रोजेक्ट के लिए भी ऐसा एक ज्ञान चार्ट आप बनाने वाले हो, या आपने प्रीवियस जो आपके जो सीनियर्स है उनके भी ब्लैक बुक्स में आपने ये ज्ञान चार्ट देखा रहेगा। तो बेसिकली क्या बताता है, गेविन जो है, सपोज यहाँ पे अलग अलग पर्सन है और वो कौन सा टास्क कितने टाइम में करेंगे वो बताया, तो हम लोगों ने क्या किया, प्लान बनाया, प्लान टाइम वीक नंबर्स। सो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सबसे पहले क्या है, गेविन है, वो क्या बोल रहा है, वो मॉड्यूल ए को कोड एंड टेस्ट करेगा। 13 नंबर वीक से उसने चालू किया है काम, और आज तक 17 वाले वीक तक उसका काम सेम चल रहा है। सेम वे फिर पर्डी है, उसने कोई एक मॉड्यूल को कोड एंड टेस्ट किया। जस्टिन है, उसने कोई एक मॉड्यूल को कोड एंड टेस्ट किया। तो अब देखो यहाँ पे जस्टिन का जो कोडिंग वाला पार्ट है वो बहुत छोटा सा है, और टेस्टिंग उसने ज़्यादा टाइम लिया है सपोज, तो इसका मतलब क्या है कि उसने कोडिंग में ज़्यादा टाइम नहीं डाला, उसका मॉड्यूल काफ़ी छोटा सा था, या बहुत सारी चीज़ें उसने रीयूज़ कर लिए प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में से। स्पेंसर है, उसने डी मॉड्यूल बनाया। देन अमेंडा है, अमेंडा क्या कर रही है, ओवरऑल सिस्टम को मॉनिटर कर रही है, वो स्पेसिफाई कर रही है। उसके साथ जहाँ जहाँ पे हम लोग के जो टास्क हम लोग के कंप्लीट हो रहे हैं वहाँ पे एक चेक पॉइंट्स मेंशन करते जा रही है ना, और साथ में रिव्यू मीटिंग ये नोट करेगी। सो ये आपका काम चल रहा है, और उसके हिसाब से अब अगर आप देखेंगे कि ये जो भी पर्सन्स, उनको आज अपना काम खत्म करना था सपोज, ठीक है, सो उन्होंने सपोज गेविन ने 13th वीक से अपना काम चालू किया, आज उसको खत्म करना था, लेकिन आज वो नहीं खत्म कर पाया, थोड़ा और डिले हो गया।
पर्डी का काम पहले ही टाइम के पहले खत्म हो गया, जस्टिन का काम भी टाइम के पहले खत्म हो गया, स्पेंसर का डिले हो गया और सबसे ज्यादा डिले हो गया। तो ये क्या बता रहा है कि आपको वीक का आज का जो दिन है, सपोज आज के दिन आपको वो वर्क कंप्लीट करना था, लेकिन इसमें से दो लोगों ने काम ऑन टाइम या टाइम के पहले कंप्लीट किया, दो लोगों का टास्क जो है वो डिले हो गया, और उसकी वजह से कभी कभी क्या होता है कि ओवरऑल हम लोगों का जो प्रोजेक्ट डिलीवरी टाइम जो है वो डिले हो सकता है ना। ऐसे बहुत सारे हम लोगों के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो द टाइमलाइन रिक्वायर्ड, ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने सिंपल वही किया है कि वीक नंबर्स, कौन से वीक पे कौन सा टास्क आप चालू करेंगे। सो यहाँ पे देखो वीक नंबर बताया और आपका प्लान टाइम टेबल है। तो आपने क्या बोला है, थर्ड वीक का ट्यूसडे जो है उस दिन से, यहाँ पे आपका ये थर्ड वीक का ट्यूसडे है, उस दिन से हम लोग एनालिसिस का काम चालू करेंगे, एग्जिस्टिंग सिस्टम्स के ऊपर एनालिसिस अप्लाई करेंगे, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। देन फिफ्थ एंड सिक्स्थ वीक, ये देखो यहाँ फिफ्थ और सिक्स्थ वीक जो है आपका, वो टाइम से हम लोग रिक्वायरमेंट और यूजर की रिक्वायरमेंट्स गैदर करना चालू कर रहे हैं। देन ऑफिस लेआउट क्या है वो प्लान हम लोग कर रहे हैं, और उसके आगे फिर आगे के जो वीक्स जो है उसमें हम लोग एक टेंडर बनाएंगे, टेंडर मतलब कितना पैसा लगेगा ये सब। तो ये आपका प्लानिंग ये वे में चलता है। ये सिंपल उसका एक ग्राफ बना के दिया है आपको, और उसका ये सेम बॉक्सेस में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। सो कॉस्ट मॉनिटरिंग क्या होगा, ये आपको दिया है, अ प्रोजेक्ट कुड बी लेट बिकॉज द स्टाफ ओरिजिनली कमिटेड हैव नॉट बिन डिप्लॉयड। तो सबसे मेन रीजन तो यही है, आपके पास रिसोर्सेस कम है और फिर भी आपने ट्राई किया वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का या वो प्रोजेक्ट को बनाने का। तो एट द एंड रिजल्ट क्या होगा कि आपका जो स्टाफ है वो आपको ऑन टाइम मिल नहीं पाया, और वो स्टाफ नहीं मिल पाया उसकी वजह से फिर आपने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट है वो स्टार्ट ही लेट हो गया। तो अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट अगर लेट हो रहा है तो एंड भी लेट ही होगा ऑफकोर्स। देन उसके आगे क्या बोला है, द प्रोजेक्ट विल बी बिहाइंड टाइम बट अंडर बजट। सो यहाँ पे कभी कभी ये भी हो सकता है कि हाँ चलो आपका प्रोजेक्ट डिले हो गया थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी हम लोग उसको बजट में कैसे कंप्लीट करेंगे, उसके भी अलग अलग वेज हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं, और उसमें भी आपके जो रिव्यू कमिटीज है वो सब आपको यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। अ प्रोजेक्ट कुड बी ऑन टाइम बट ओनली बिकॉज एडिशनल रिसोर्स आपने ऐड किया, उसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट ऑन टाइम कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर उसकी वजह से क्या हुआ, एडिशनल रिसोर्सेज का आपका एडिशनल रिसोर्सेज ऐड करने की वजह से आपका प्रोजेक्ट जो है वो ओवर बजट हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, नीड टू मॉनिटर बोथ अचीवमेंट्स एंड कॉस्ट, ये भी यहाँ पे जरूरी है। तो आप क्या अचीव कर रहे हैं, लेकिन वो अचीवमेंट्स में आपके कॉस्ट या इन्वेस्टमेंट कितना गया है, बिकॉज आपने अचीव तो कर लिया आपके जो भी प्रोजेक्ट के टारगेट्स थे वो, लेकिन उसमें आपका बजट अगर ओवर बजट चले गया, अगेन दैट क्रिएट्स अ बिग प्रॉब्लम। देन नेक्स्ट क्या है, प्लान वैल्यू एंड अर्न वैल्यू। प्लान वैल्यू का मतलब क्या है, बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल, मतलब आपने ऑन टाइम बजट के हिसाब से आपका क्या टास्क कितने टाइम में होना चाहिए वो बताया, बराबर है। लेकिन अर्न वैल्यू में हम लोग क्या बताएंगे कि प्लानिंग तो हम लोगों ने किया था 3 महीने में करने का और ये हम लोग का बजट था, लेकिन जब हम लोग अर्न वैल्यू पे जाएंगे ना तब हम लोग को पता चलेगा कि वर्क जब कंप्लीट हुआ वो टाइम पे हम लोगों का टोटल उसमें इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, तो वो विद इन बजट हुआ है या ओवर बजट हुआ है, ये पॉइंट्स पे हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे। देन नेक्स्ट इज अकाउंटिंग कन्वेंशन, क्या बता रहा है, वर्क कंप्लीटेड अलोकेटेड ऑन द बेसिस लाइक 50-50, हाफ अलोकेटेड एट स्टार्ट एंड द अदर हाफ ऑन कंप्लीशन। तो बेसिकली अकाउंट कन्वेंशन कैसे काम करेगा, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपके साथ अगर मैं आपके लिए अगर मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो आप पहले 50% एडवांस दे दो मुझे पैसा, 50% प्रोजेक्ट बनने के बाद होगा, या 75% अभी आप पेमेंट करेंगे मुझे, 25% बाद में होगा, या अभी आप कोई भी पेमेंट नहीं कर रहे, पूरा पेमेंट आप प्रोजेक्ट कंप्लीट होने पे ही देंगे, या फिर एवरी टाइम कोई एक माइलस्टोन अचीव होने पे आप स्पेसिफिक एक अमाउंट ऑफ पेमेंट मेरे लिए रिलीज करेंगे, है ना। तो वो यूनिट वे में भी हो सकता है कि हम लोग के पास प्रोजेक्ट में 50 यूनिट्स है, तो आप एवरी यूनिट कंप्लीशन आपका जब होगा तब आप एक एक स्मॉल अमाउंट ऑफ पेमेंट्स मुझे करते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कैन यूज मनी वैल्यू और स्टाफ एफर्ट्स, बराबर है, ये आएगा। अर्न वैल्यू में एग्जाम्पल क्या बोल रहे हैं, स्पेसिफाई मॉड्यूल, कि हम लोगों ने क्या बोला है 5 दिन में कंप्लीट होगा, कोडिंग आपका इतने दिन में होगा, टेस्टिंग आपका इतने दिन में होगा। एट द बिगिनिंग आपने 20 डेज अज्यूम किया है, लेकिन अगर आप देखेंगे वो काम आपका 90 डेज में हो गया। इफ एवरीथिंग बट टेस्टिंग कंप्लीटेड, तो सपोज यहाँ पे अगर आप देखेंगे अर्न वैल्यू आपका 13 डेज में हो गया, तो आपको यहाँ पे बेनिफिट कितना हुआ वो भी हम लोग देखेंगे। तो वो बेनिफिट के ऊपर आप अगर बोल रहे हैं कि आपका कोई काम जल्दी हुआ या लेट हुआ, तो आपका कितना ज्यादा बजट में चेंजेस हुए, वो पॉइंट्स पे भी हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं। तो एक्चुअल कॉस्ट कितना आपका हुआ है, ये सिंपल वही हम लोग मैथ्स बता रहे हैं यहाँ पे, नथिंग दैट डिफिकल्ट, कोई बड़ा इक्वेशन हम लोगों ने नहीं अप्लाई किया है। क्या बोला, एक्चुअल कॉस्ट इज नोन एज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म।
सो हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि कोई एक मॉड्यूल को सपोज 3 दिन लगेगा, कोड में आपको 4 दिन लगेगा, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट आपका 7 डेज का आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कॉस्ट वेरिएंस अगर देखेंगे तो आपने अर्न वैल्यू माइनस एक्चुअल कॉस्ट अगर देखेंगे तो कितना हुआ, 13 माइनस 7, मतलब 6 दिन में आपने खत्म किया। तो आपका प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये स्पेसिफिक फैक्टर्स हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। ओके, देन बजट एट कंप्लीशन कितना था, एस्टिमेटेड कंप्लीशन आपने क्या अज्यूम किया था, उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, वो पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पे बताया। तो ये सिंपल आपको ये सेम एग्जाम्पल्स जो है वो आपको जब आप अपना आंसर लिखेंगे उसमें भी बताना है, क्योंकि मैंने रियल में सोचा था 10 दिन में हो जाएगा, लेकिन 5-6 दिन में हो गया। तो वो जो 4 दिन का मुझे 4 दिन का जो मुझे बेनिफिट मिला, वो बेनिफिट बेसिकली हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, दैट इज माई प्रॉफिट, बराबर है। या फिर अगर मैंने 10 दिन समझा था और 3 दिन एक्स्ट्रा चले गया, तो मतलब 3 दिन का मेरा और लॉस हो गया, तो मेरा जो प्रॉफिट हो रहा था वो तो कम हो गया और मेरा लॉस हो गया। सो अगेन वो फैक्टर्स हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं। टाइम वेरिएंस, अगेन टाइम वेरिएंस क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन द टाइम व्हेन आपने एस्टिमेटेड वैल्यू दिया था, बराबर है, और आप जब ऑन टाइम कंप्लीट हुए तो वो टाइम में क्या डिफरेंस है, आपने एक्चुअल टाइम जब खत्म हुआ और एस्टिमेटेड टाइम जो आपने दिया था वो दोनों में डिफरेंस क्या है, वो आपका टाइम वेरिएंस होगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखेंगे अर्न वैल्यू आपके पास 19,000 है, वाज सपोज टू हैव बीन रीच्ड ऑन 1 अप्रैल एंड इट वाज एक्चुअली रीच्ड ऑन 1 जुलाई। तो 3 मंथ डिले हो गया। तो टाइम वेरिएंस में क्या हुआ, 3 महीना आपने आपका प्रोजेक्ट को डिले कर दिया। तो उसके बेस के ऊपर अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर 3 महीना आपका प्रोजेक्ट अगर डिले हुआ है तो उसके बेस के ऊपर आपका प्रॉफिट तो बहुत कम हो गया, बराबर है। सो यहाँ पे वही हम लोग बता रहे, रिपोर्टिंग बता रहे। देखो रिपोर्टिंग में क्या बोला है, एक सिंपल सा चार्ट बनाए, ये एग्जाम्पल चार्ट है, आप भी ऐसे स्पेसिफिक चार्ट्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं। सो वीक नंबर्स है ऊपर, एक्टिविटी समरी है, ग्रीन एम्बर रेड है, GAR है। सो ग्रीन मतलब एवरीथिंग गोज वेल, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एम्बर का मतलब क्या है, थोड़ा डिले हुआ है लेकिन ऑन टाइम हम लोग खत्म कर सकते हैं चीजों को। और रेड का मतलब क्या है, भाई बहुत डिले हो गया है, अब ऑन टाइम अचीव करना ज्यादा डिफिकल्ट है। ये पॉइंट्स रहेंगे। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो एक्टिविटी समरी दिया है, अभी हम लोग के कंपोनेंट्स है, लाइक स्क्रीन हैंडलिंग प्रोसीजर है। तो अभी यहाँ पे क्या बोला है कि स्क्रीन हैंडलिंग प्रोसीजर में आपको क्या बोला था, सपोज यहाँ पे 13th पे कोई एक पर्सन ने काम कर रहा है, सो वो क्या है 13th वीक तक वो काम ऑन टाइम हो रहा था, बराबर है। देन फाइल अपडेट प्रोसीजर, अगेन हम लोग बोल रहे हैं कि वो वीक वाइज अगर हम लोग देखेंगे कि वो ऑन टाइम हो रहा है कि नहीं। तो स्क्रीन हैंडलिंग प्रोसीजर्स 13th वीक के ग्रीन में था, 14th वीक पे एम्बर में आ गया, 15th वीक पे वापस वो एम्बर में आया और 16th वीक पे वो वापस ग्रीन में चले गया, मतलब ऑन टाइम चल रहे हैं ये सारे। फाइल अपडेट प्रोसीजर ग्रीन ग्रीन ग्रीन, थोड़े टाइम के लिए रेड में आया था, जहां पे हम लोगों ने वापस उसको संभाल लिया और वापस अगर आप देखेंगे अब वो एम्बर बॉक्स में आ गया। हाउस कीपिंग प्रोसीजर ग्रीन 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 है, एम्बर है। कंप्लीशन स्टार्टिंग के 3 वीक तो ग्रीन में ही चल रहा था, लेकिन 4th वीक में वो रेड में चले गया, मतलब ऑन टाइम कंप्लीशन होने के थोड़ा डिफिकल्टी होगी। देन टेस्ट डेटा रन्स में अगेन अगर आप देखेंगे वो सेम है, और उसके आगे अगर हम लोग कमेंट्स डालेंगे कि अगर ये ग्रीन में आ गया तो उसका रीजन क्या है, और ग्रीन में आने के बाद कितना डिले हुआ है, क्या रीजंस थे जिसकी वजह से डिले हुआ है, ये सारे पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। और ये उसका आपको एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने। ओके, प्रायोरिटाइजिंग मॉनिटरिंग, सो मतलब यहाँ पे क्या चीज़ों को हम लोग प्रायोरिटी देंगे जब हम लोग डेवलप कर रहे हैं, कौन से फैक्टर्स को आपको पहले कंप्लीट करना है, कौन से फैक्टर्स को आप बाद में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे क्रिटिकल पाथ एक्टिविटी, सबसे पहले तो ये आता है। सो आपके प्रोजेक्ट के जो सबसे क्रिटिकल पार्ट्स है या सबसे क्रिटिकल मॉड्यूल्स है या पार्ट है, उसके ऊपर आपको सबसे पहले फोकस करना है, बिकॉज वो पार्ट अगर ऑन टाइम खत्म हो गए तो जो नॉन क्रिटिकल पार्ट है वो अगर थोड़ी डिले भी हो रहे हैं ना, तो उसको हम लोग कैसे ना कैसे धक्का मार के तो खत्म कर देंगे, तो वो टाइम पे आपका लॉस जो है वो ज्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे एक्टिविटी विद नो फ्री फ्लोट, सो यहाँ पे क्या बोला, इफ डिलेड लेटर डिपेंड एक्टिविटीज आर डिलेड। सो मतलब अगर सपोज कि अगर मैं मॉड्यूल ए बना रहा हूँ और उसके ऊपर मॉड्यूल बी और सी डिपेंड करता है, तो अगर मॉड्यूल ए अगर डिले हो गया तो उसकी वजह से क्या हो गया, बी और सी ऑटोमेटिक डिले हो जाएगा। गेटिंग, ये बेसिक कंसेप्ट होता है हम लोगों का। देन उसके बाद क्या बोला, एक्टिविटी विथ लेस देन अ स्पेसिफिक फ्लोट, मतलब जहां पे आप ज्यादा डिले नहीं कर सकते, आपके पास एक बहुत लिमिटेड टाइम दिया हुआ है। और उसके साथ एक नेक्स्ट होगा हाई रिस्क एक्टिविटी, कि इसको अगर आपने ऑन टाइम खत्म किया नहीं किया, या अगर आपसे खत्म नहीं हो रहा है, तो आपके प्रोजेक्ट का जो ओवरऑल एस्टिमेट्स है उसको बहुत ज्यादा वो डिस्टर्ब कर सकता है। ये हम लोग के पॉइंट्स रहेंगे यहाँ पे। ओके, सो ये जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया एग्जाम के लिए लिखने के लिए, आपका ये पूरा
एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है। अब गेटिंग बैक ऑन ट्रैक मतलब अगर नाम पे से पता चल रहा है, आप अगर टास्क अगर आपका डिले हो गया तो अब वो टास्क डिले हो गया है, उसके बहुत सारे रीजंस होंगे। अब अगर आपको उसको वापस टाइम पे लेके आना है तो क्या करेंगे, डेडलाइन को आप रीनिगोशिएट करो कि भाई ये दिन नहीं हो सकता, तो हम लोग 1 महीने का बाद का डेडलाइन रखते हैं। तो क्या हो गया कि उसके बाद आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप रिलैक्स रहोगे। या फिर क्रिटिकल पाथ जो है आपका, वो क्रिटिकल पाथ पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स डालेंगे, ओवर टाइम करेंगे, है ना। हम लोग के जो बाकी के कोई स्टाफ रहेंगे जो दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उनको वहां से उठा के लेके आओ और यहाँ पे काम पे लगा दो। सो दैट क्या होगा कि जो टास्क हम लोगों का अभी बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है या ट्रैक पे नहीं है, उसको हम लोग ट्रैक पे लेके आएंगे। और एल्स इफ वी डोंट हैव इनफ स्टाफ विथ अस, देन वी कैन हायर एक्स्ट्रा स्टाफ फ्रॉम सम थर्ड पार्टी, जिनको हम लोग टेम्पररी मंथली पेमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। ओके, लाइक वी हैव अ विप्रो, so we can we can hire staff on temporary basis from Wipro, so they can provide us some developers, and once we are done with our work, we have to make payment to Wipro, not to those employees, and Wipro is going to make payment to those employees. Okay, ये है रिकंसिडर एक्टिविटी डिपेंडेंसीज। जो ओवरलैप हो रहे एक्टिविटीज उनको एक साथ चालू कर दो। अगर मेरे पास 100 एक्टिविटीज है एंड आउट ऑफ दिस 100 एक्टिविटीज सपोज 10 एक्टिविटीज आर ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मीन्स दे आर ऑलमोस्ट इन अ सिमिलर नेचर। तो अगर मैं एक डेवलप करूंगा तो उसी का सेम काम मैं बाकी 9 एक्टिविटीज में रीयूज कर सकता हूं। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ओवरलैपिंग एक्टिविटीज को आप क्या करो, वो ओवरलैपिंग एक्टिविटीज को आप साथ में कंप्लीट करो, सो दैट आपके 10 एक्टिविटी एक ही सेम टाइम में खत्म हो गए। या फिर एक्टिविटीज को स्प्लिट कर दो, है ना। तो स्प्लिट करने की वजह से क्या होगा कि हम लोगों का वो जो उसमें से जो डिफिकल्ट वाला टास्क है वो आप किसी एक्सपीरियंस को दे दो, सिंपल वाले टास्क आप कोई जो हम लोगों के नॉर्मल जो फ्रेशर्स रहेंगे उनको आप दे दो। ये वे में स्प्लिट भी हो सकता है। ओके, एक्सेप्शन प्लानिंग। एक्सेप्शन मतलब अगर कुछ चेंजेस आ गए तो वो आपके प्रोजेक्ट को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं, दैट इज व्हाट वी मीन बाय एक्सेप्शन प्लानिंग। सो एज यू कैन सी सम चेंजेस कुड अफेक्ट यूजर्स द बिजनेस केस, लाइक कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, है ना। लेकिन अभी यूजर जो है अपने साइड से ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं है, बिकॉज कॉस्ट इंक्रीज हो गया, लेकिन उसका अगर प्रॉफिट अगर वो सॉफ्टवेयर उसको इतना डिलीवर नहीं कर पा रहा तो वो टाइम पे क्या होगा, वो ज्यादा कॉस्ट यहाँ पे ऐड करने में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। सो इससे क्या होगा, एक्सेप्शन प्लानिंग में हम लोग क्या क्या डिफाइन करेंगे। सपोज इन बिजनेस केस वी आर ट्राइंग टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर फॉर XYZ इंस्टीट्यूशन, एंड नाउ दैट सॉफ्टवेयर at the end, that business case, as per the business case, we found that this software is not that efficient or not that beneficial for that XYZ business as it was expected before. और next ये हो सकता है कि delivery date was delayed, scope was not actually or properly defined at the beginning of the project, या the costing which we have estimated that was अंडर कॉस्ट और ओवर कॉस्ट। तो ये दो एक्सेप्शंस हो सकते हैं। तो आप बजट से ज्यादा डिमांड कर रहे हैं या बजट से कम डिमांड कर रहे हैं, ये दोनों प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके, और उसका हम लोग एक्सेप्शन रिपोर्ट डालेंगे। सो टाइम टू टाइम ये जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको हम लोग एक्सेप्शंस डालेंगे। एक्सेप्शन समझते हैं, रन टाइम एरर्स को हैंडल करने के लिए हम लोग एक्सेप्शंस डालते हैं। एग्जैक्टली सिमिलर वे, जब आपका प्रोजेक्ट भी अगर रनिंग मोड में रहेगा और वो टाइम पे जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं क्लाइंट साइड से, डेवलपमेंट साइड से, कॉस्टिंग फैक्टर, टाइम फैक्टर, ये सब एक्सेप्शंस के हम लोग एक्सेप्शन रिपोर्ट बनाएंगे। सो फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, राइट एन एक्सेप्शन रिपोर्ट फॉर स्पॉन्सर्स, बराबर है, लाइक एक्सप्लेनिंग क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले हो रहा है या प्रोजेक्ट ओवर बर्डन हो रहा है, ओवर बजट हो रहा है, और उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो वो प्रॉब्लम्स को हम लोग रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे अगर पॉसिबल हो रहा है तो। देन नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट एन ऑप्शन, कि अभी आपके पास करंटली जो डेवलपमेंट अगर हम लोग कर रहे हैं वो तो पॉसिबल नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीजंस। तो वो टाइम पे हम लोग उसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है वो हम लोग देखेंगे, है ना, वो आएगा। सो आपका सेकेंड स्टेज हो गया। तो ये 2 स्टेज का आपका एक्सेप्शन प्लानिंग चलेगा, और एक्सेप्शन प्लानिंग जो है वो रिव्यू के पास जाएगा। दे कैन आइदर एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट।
सो जो प्रोजेक्ट बोर्ड में प्रोजेक्ट का एक बोर्ड मेंबर्स रहेंगे या स्पॉन्सर्स रहेंगे, स्पॉन्सर्स मीन्स हम लोग के क्लाइंट्स है जिन्होंने वो प्रोजेक्ट आपको स्पॉन्सर किया है ना, जिसके बेस के ऊपर आप वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो वो या तो अग्री करेंगे या डिसअग्री करेंगे। अगर डिसअग्री कर रहे हैं तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, अग्री कर रहे हैं तो हम लोग वहाँ पे उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे आइडेंटिफाइंग आइटम्स दैट नीड टू बी सब्जेक्ट टू चेंज कंट्रोल, सबसे पहले तो ये देखेंगे कहाँ कहाँ पे चेंज की ज़रूरत है। चेंज कंट्रोल में मतलब आपको कितने चेंजेस करने चाहिए, कितने चेंजेस आप करेंगे। प्रोजेक्ट में ज़्यादा चेंजेस भी नहीं कर सकते एक बार प्रोजेक्ट बनने के बाद में, बिकॉज अगर आपने ज़्यादा भी चेंजेस कर दिए तो आपके बहुत ज़्यादा एफर्ट्स जाएंगे वहाँ पे, और अननेसेसरीली जब भी आप एक ऑलरेडी कोडेड कुछ चीज़ रहता है और उसमें अगर आप वापस रिकोडिंग करते हैं ना, तो एरर आने के, बग्स आने के चांसेस और बढ़ जाते हैं जब आप उसमें बड़े कुछ चेंजेस अप्लाई करने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि कौन से आइटम्स ऐसे हैं जिसमें आपको चेंज करने की ज़रूरत है, लेकिन वो चेंजेस ज़्यादा एक्सट्रीम भी नहीं होने चाहिए कि आपका पूरा प्रोजेक्ट ही चेंज हो रहा है। छोटे मोटे चेंजेस जब तक हम लोग ऐड कर सकते हैं वो ठीक है। अगर बहुत बड़े चेंजेस अगर आ रहे हैं तो वो फिर मेंटेनेंस पार्ट में भी कंसिडर नहीं होगा, वो आपका प्रोजेक्ट पार्ट में भी कंसिडर नहीं होगा, उसको हम लोग देन एक दूसरा मॉड्यूल या एक सब मॉड्यूल या दूसरा एक यूनिट ही कंसिडर करेंगे। सो ये देखना है आपको। जैसे अगर आप देखो कि विंडोज 10 है तो विंडोज 10 को पता चलता है कि हम लोगों ने जो भी विंडोज 10 में अभी जो फीचर्स डाले उसमें ये टाइप के XYZ टाइप के बग्स या एरर्स है। तो अब ये जो बग्स या एरर्स विंडोज 10 में आपको मिल रहे हैं तो उसके बेस के ऊपर विंडोज 10 ऐसा नहीं करेगा कि वो बग्स और एरर्स जो छोटे छोटे है उसको वो सॉल्व करेगा, लेकिन अगर कोई बहुत बड़े कुछ फंक्शंस कुछ मिसिंग है, कुछ बहुत बड़े अगर चेंजेस लेके आना पड़ रहा है तो वो टाइम पे वो आपको फ्री में वो अपडेट नहीं देगा विंडोज 10 में। फिर वो क्या करेगा, डायरेक्टली उसको विंडोज 11 या विंडोज 12 नाम से लेबल करके मार्केट में नया एक ओएस का वर्जन लॉन्च करेगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी वही हो रहा है। एक लिमिट से ज्यादा अगर आप प्रोजेक्ट में अगर चेंजेस अप्लाई कर रहे हो ना तो वो आपका एक नया नेक्स्ट लेवल का प्रोजेक्ट ही बन जाता है। तो वो टाइम पे फिर हम लोग उसको मेंटेनेंस टास्क में कंसिडर नहीं करेंगे। मेंटेनेंस टास्क में चेंज कंट्रोल मतलब एक लिमिट तक आप चेंजेस कर सकते हो, एक लिमिट तक आप छोटे मोटे फंक्शंस ऐड कर सकते हैं। वो लिमिट अगर बाईपास हो रहा है दैट मीन्स आपके चेंजेस जो है वो ओवरबर्डन हो रहे हैं, और वो चेंजेस जो है अभी उससे हम लोगों को बेसिकली कुछ नए अपडेट्स प्रोजेक्ट में ऐड करना ही पड़ेगा, और वो किए बिना हम लोग का काम नहीं चलेगा। ठीक है। सो यहाँ पे वो है मैनेजमेंट ऑफ अ सेंट्रल रिपोजिटरी, मास्टर कॉपीज हम लोग रखेंगे सॉफ्टवेयर्स के, एक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस चलते रहेगा, मेंटेनेंस चलते रहेगा, ये जो भी हम लोग चेंजेस के रिकॉर्ड्स रखेंगे उसमें। तो ये तो बेसिक से पॉइंट्स हैं हम लोगों के। ओके। सो टिपिकल चेंज कंट्रोल प्रोसेस क्या रहेगा, वन और मोर यूजर माइट परसीव नीड फॉर अ चेंज, बराबर है। एक से ज्यादा यूजर्स को जो आपके सॉफ्टवेयर यूज करे उनको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे चेंजेस की जरूरत है। देन यूजर मैनेजमेंट डिसाइड कि हाँ ये वाले वैलिड चेंजेस है। अगर 10 यूजर्स बोल रहे तो वो 10 यूजर्स में से वो 10 अलग प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, लेकिन वो 10 यूजर्स कौन से 10 कॉमन प्रॉब्लम बता रहे हैं, दोज आर द वैलिड चेंजेस विच इज रिक्वायर्ड, जिसको हम लोग डेवलपमेंट टीम को आगे पास ऑन करेंगे। देन डेवलपर क्या करेगा, वो प्रैक्टिकली देखेगा कि आपके पास जितना कॉस्ट है या आपने मेंटेनेंस का जो अग्रीमेंट बना है, आप मेंटेनेंस का जितना पैसा दे रहे हो हम लोगों को, वो उतने पैसे में, उतने बजट में, या आप जो बजट डिफाइन करके दे रहे हो वो बजट में आप जो चेंजेस अप्लाई करने की ट्राई कर रहे हो वो उसमें पॉसिबल है क्या। देन डेवलपमेंट मैनेजमेंट रिपोर्ट बैक टू यूजर मैनेजमेंट ऑन द कॉस्ट ऑफ चेंजेस, यूजर मैनेजमेंट डिसाइड्स वेदर टू गो अहेड और नॉट, और वन और मोर डेवलपर आर ऑथोराइज्ड टू मेक कॉपीज ऑफ द मॉडिफाइड कंपोनेंट, है ना, जिससे हम लोगों को पता चलेगा कि क्या क्या चेंजेस किए, अगर प्रॉब्लम आ सकता है तो कहाँ पे आ सकता है, और बाकी के सर्टेन चीजें। और ये कॉपीज मॉडिफाइड आफ्टर इनिशियल टेस्टिंग, और टेस्ट वर्जन जो आपके रहेंगे उसके बाद हम लोग वापस यूजर्स के पास लेके जाएंगे कि भाई देखो आपने ये जो चेंजेस बोले थे वो हम लोगों ने अभी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर दिए हैं, तो वो चेंजेस अभी आपके लिए प्रॉपर है नहीं है, अभी आप कंफर्टेबल है नहीं है, पहले जो आपको प्रॉब्लम्स आ रहे थे वो सारे अभी यहाँ पे सॉल्व हुए हैं नहीं हुए, या सारे नहीं हुए तो एटलीस्ट 70% जितना तो आप सेटिस्फाइड है क्या, ये देखेंगे। तो यूजर्स अगर सेटिस्फाइड होते हैं तो फिर हम लोग इसका ऑपरेशनली वो सॉफ्टवेयर को रिलीज कर देंगे, मतलब हैंड ओवर कर देंगे, पीपल कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, दैट्स इट। और उसके बाद फिर धीरे धीरे उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं छोटे मोटे तो उसके अपडेट्स आते रहेंगे, जैसे नॉर्मली आपको मोबाइल ऐप्स में भी अपडेट्स आते हैं। और ये उसका पूरा एक्सप्लेनेशन है जो आप एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए आंसर लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट ये है
SCM, that is software configuration management. Yes, Deepika, change control process. Let's see. This one you are asking, right? Deepika? So let's discuss this one more time. सबसे पहले हम लोगों ने क्या बोला है, सपोज आप अगर कॉलेज का आपका कोई एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो और वो सॉफ्टवेयर में अभी स्टूडेंट्स को कोई डिफरेंट इश्यूज आ रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, विल टेक अ रिव्यू फ्रॉम 15, 20, 30 students or sometimes even more, because the number of users who are working on that software or the people who are using that software are more in number. प्रोफेसर्स की बात होती है तो 30-40 प्रोफेसर्स की हम लोग बात नहीं करेंगे, बिकॉज कोई कॉलेज में 85 प्रोफेसर्स रहेंगे, तो वो टाइम पे उनका 10% जितना लोगों से अगर हम लोग कंसल्ट करते हैं या 5 से 10 प्रोफेसर्स से कंसल्ट करते हैं, दैट्स इनफ. लेकिन इफ नंबर ऑफ यूजर्स आर मोर, तो वो टाइम पे हम लोग ज़्यादा यूजर्स से कंसल्ट करेंगे. तो आपका कॉलेज का सॉफ्टवेयर है जिसपे स्टूडेंट्स काम करते हैं, अपने असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं, ऑनलाइन लेक्चर देखते हैं, टेस्ट भी वो वहाँ पे देते हैं, उनको रिजल्ट भी वहाँ पे मिलता है, एडमिशन प्रोसेस वहीं से होता है, फीस भी वहीं पे हो रहा है, सब काम वहाँ पे हो रहा है. एक सॉफ्टवेयर है वैसा, बराबर है, जो हम लोगों ने स्पेशली लॉकडाउन के लिए बनाया हुआ है. अब यहाँ पे जब स्टूडेंट्स असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, नोट्स रेफर कर रहे हैं, और दे आर वर्किंग विद देयर रिजल्ट्स और समथिंग, और व्हेन दे ट्राई टू अटेम्प्ट एनी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स, दे आर फेसिंग सम इश्यूज, एनी इश्यूज, दैट माइट बी एनी इश्यूज. ठीक है, अभी हम लोगों को क्लियरली पता नहीं है, तो मैंने अभी अलग अलग यूजर्स से पूछा. जैसे कि आप अगर सपोज कि आप लेक्चर्स जो कंडक्ट मतलब आप जो लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, सपोज मैंने आपको 2 चॉइसेस दी है कि आइदर यू कैन अटेंड दिस लेक्चर ऑन गूगल मीट और ऑन माइक्रोसॉफ्ट टीम. 2 ऑप्शंस है. अब दोनों में से कौन सा प्लेटफॉर्म आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, वो तो आप जब यूज़ करेंगे तो पता चलेगा. तो सपोज अगर आपने बहुत टाइम तक माइक्रोसॉफ्ट टीम अगर यूज़ किया है, और वो यूज़ करने के बाद में अगर आप वापस गूगल मीट पे आते हो और वहाँ पे आपको पता चलता है कि सम फंक्शंस विच आर मिसिंग, जो माइक्रोसॉफ्ट टीम पे बहुत काम के हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर वो फंक्शंस को, वो चेंजेस को हम लोग जहाँ पे अभी हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर अप्लाई करने का ट्राई करेंगे, बिकॉज दैट इज वॉट समथिंग विच इज रिक्वायर्ड, दैट इज द मेन चेंज विच इज रिक्वायर्ड फॉर अस. सो यहाँ पे हम लोग वही बता रहे हैं. तो हम लोगों ने क्या किया, जो जो यूजर्स बेसिकली ऑनलाइन, जो जो स्टूडेंट्स बेसिकली ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, वो अभी BSCIT, BCom, BMS, BBI ऐसे अलग अलग स्ट्रीम के, तो ऐसे हर एक स्ट्रीम के 5-10 स्टूडेंट्स को हम लोगों ने कंसल्ट किया, उनसे रिव्यूज लिए और उनसे हम लोगों ने पूछा कि कौन से चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो. सो एक से ज्यादा यूजर्स या स्टूडेंट्स से हम लोगों ने क्या क्या चेंजेस रिक्वायर्ड है वो हम लोगों ने कलेक्ट किया. समझ लो कि एक हम लोग के पास गूगल फॉर्म टाइप फॉर्म है, वो हम लोगों ने सारे स्टूडेंट्स को दिया, उन्होंने वो फॉर्म फिल किया, तो उनके सारे इनपुट्स हम लोगों के पास है. ठीक है, सो ये क्या हो गया, उनके पास से इनपुट्स लिए हम लोगों ने. नाउ यूजर मैनेजमेंट डिसाइड कि अभी ये यूजर्स ने जो जो चेंजेस दिए, BMS, BBI, BCom, BSCIT, BSc-CS, नॉर्मल, प्लेन, BSc, और उसमें से अभी कौन से, वो जो भी 50 स्टूडेंट्स ने आपको रिव्यूज दिए या चेंजेस बोले हैं कि ये चेंजेस हम लोगों को एक्सपेक्टेड है, उसमें से अभी कौन से कॉमन वाले चेंजेस है जो आपको रिक्वायर्ड है, तो वो जो कॉमन चेंजेस है ना, उसके ऊपर अभी हम लोग काम करेंगे. दैट इज वैलिड एंड वर्थवाइल, कि हाँ ये आपको एक्चुअल में ये वाले प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को फेस हो रहे हैं, तो इसके ऊपर रियल में हम लोग को काम करना चाहिए. जो वैलिड नहीं है या जो वर्थवाइल नहीं है फिलहाल ऐड करने के लिए, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे भी स्टूडेंट्स ने कुछ रिव्यूज दिए रहेंगे, कुछ पॉइंट्स बोले रहेंगे, उसको हम लोग फिलहाल के लिए छोड़ देंगे. ठीक है, और जो वैलिड वाले हैं, जो अभी रिक्वायर्ड है, जिसको आपको अर्जेंट बेसिस पे या प्रायोरिटी बेसिस पे बनाना पड़ेगा, उसको हम लोग डेवलपमेंट टीम को पास ऑन करेंगे. फिर डेवलपमेंट टीम क्या करेगा, प्रैक्टिकली चेक करेगा कि ये जो जो पॉइंट्स हम लोग बोल रहे हैं, वो हम लोग जो करंटली टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो चेंजेस एप्लीकेबल है, पॉसिबल है,
अगर है तो उसमें कितना इन्वेस्टमेंट होगा, वो इन्वेस्टमेंट कॉलेज उतना करने के लिए रेडी है, या आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया और उसमें आपने जितना पेमेंट किया उतने पेमेंट में वो सारे चेंजेस अप्लाई करना, उतना एक्स्ट्रा डेवलपमेंट करना फिजिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अगर है तो ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं है तो उसके हिसाब से डेवलपमेंट टीम रिपोर्ट करेगा यूजर मैनेजमेंट्स को वापस कि ओके ये वाले जो है इसके इतने चेंजेस के इतने आपको एक्सपेंस आ सकता है, अगर आप रेडी हो तो हम लोग उसके ऊपर काम चालू करते हैं, अगर आप रेडी नहीं हो, आपका बजट अगर इतना नहीं है तो छोड़ दो फिर। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक या उससे ज़्यादा डेवलपर्स को हम लोग ये जो भी मॉडिफिकेशन करने हैं उनके कॉपीज़ दे देंगे, सो दैट वो अपने अपने टीम के साथ कंसल्ट करके वो चेंजेस पे काम करना चालू करें जिनको हम लोगों ने ये टास्क असाइन किए रहेंगे। और वो सेम वे में क्या होगा, आफ्टर इनिशियल टेस्टिंग हम लोग देखेंगे कि हाँ हम लोगों ने जो भी चेंजेस बोले थे यूज़र साइड से आए थे वो सारे चेंजेस हम लोगों ने अप्लाई कर दिए। तो अगर सक्सेसफुली अप्लाई हो गए तो हम लोग यूज़र्स को हैंड ओवर करेंगे कि भाई ये लो आप ये यूज़ करना चालू करो। तो अगर यूज़र्स अगर उससे कंफर्टेबल है तो वो यूज़ करना चालू करेंगे, अगर कंफर्टेबल नहीं है तो वो हम लोगों को एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में ही पता चल जाएगा कि नहीं यूज़र्स कंफर्टेबल नहीं है, तो वापस उसमें चेंजेस कर दो जो भी रिक्वायर्ड है। तो ये वे में चलेगा। तो टेस्टिंग वर्जन एक रिलीज होगा जिसको हम लोग सॉफ्टवेयर का बीटा वर्जन बोलते हैं, बीटा टेस्टिंग। जैसे कोई एक सॉफ्टवेयर रियल में जब मार्केट में लॉन्च होता है उसके पहले उसका बीटा वर्जन आता है जहाँ पे मल्टीपल यूजर्स उसको चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे कि प्रीवियस वर्जन में या प्रीवियस सॉफ्टवेयर के वर्जन में जो प्रॉब्लम्स थे वो सेम यहाँ पे परसिस्ट कर रहे हैं या वो प्रॉपरली यहाँ पे सॉल्व हो गए, और कोई दूसरे टाइप के तो प्रॉब्लम्स अभी नहीं आ गए ना जब हम लोग नॉर्मली अपने डे टू डे ऑपरेशंस के लिए वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। तो अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आया तो फिर यूजर्स उसको पास कर देंगे, एक्सेप्टेंस टेस्ट उसका पास हो जाएगा और वो सेम फिर उसका ऑफिशियल वर्जन कंपनी रिलीज कर देगा। दैट इज व्हाट वी मीन बाय टिपिकल चेंज कंट्रोल प्रोसेस। ये यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन है। सो आई होप दीपिका दिस डाउट इज क्लियर। यस दीपिका, क्लियर है? Any other person, any doubts? Okay, ठीक है। So now we will start with SCM, that is Software Configuration Management। कॉन्फ़िगर करना मतलब कौन से सॉफ्टवेयर पे कौन से हार्डवेयर, आपका कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कौन से हार्डवेयर है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा वर्क कर रहा है, तो उसके हिसाब से अगर हम लोग कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वो कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल रहेगा वो टाइप के सिस्टम्स पे या कंप्यूटर्स पे वर्क करने के लिए। तो यहाँ पे क्या बोला है देखो, SCM इज कंसर्न विद ट्रैकिंग एंड कंट्रोलिंग चेंजेस टू अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस एनवायरनमेंट में क्या करेंगे, वेरियस वर्क प्रोडक्ट एसोसिएटेड विद द सॉफ्टवेयर कंटिन्यूअली हम लोग यहाँ पे क्या चेंजेस की जरूरत है वो देखेंगे हम लोग। अब जब तक आपके पास प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन एक सिस्टम नहीं होता है तब तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकते हैं कि आपने कोई हाई टेक सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया लेकिन वो टेक्नोलॉजी जो है वो सपोज सिर्फ विंडोज़ 10 OS पे ही काम करता है, क्लाउड बेस्ड कोई सपोर्ट आपने ऐप बनाया हुआ है, वो विंडोज़ 8 या विंडोज़ 7 पे तो बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो अभी आपको ये देखना है कि जो यूजर्स आपके सॉफ्टवेयर को यूज़ करने वाले हैं उनका मिनिमम कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है, और उसके हिसाब से फिर आपको देखना है कि आप अपने सॉफ्टवेयर को कितने वर्जन्स में बनाएंगे, सो दैट अगर हाई एंड कोई कॉन्फ़िगरेशन वाला कंप्यूटर है तो वो उसको अपने कंप्यूटर पे बहुत इजीली लेटेस्ट फंक्शन के साथ यूज कर सकता है। किसी का कंप्यूटर अगर ज़्यादा बेटर नहीं है तो वो उसको वो वे में अपने कंप्यूटर पे यूज कर सकता है। गेटिंग, ये आपको देखना है। तो जब तक एक प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम आपका डिप्लॉय नहीं होता तब तक अगर आप वो सॉफ्टवेयर बनाना भी चालू करेंगे तो उसमें 10 प्रॉब्लम्स आएंगे। टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेटिंग सिस्टम्स, प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू कि 4G या 3G कनेक्शन मेरे पास नहीं है और अगर है तो उतना स्टेबल नहीं है। तो अगर वो स्टेबल कनेक्शन नहीं है तो वो टाइम पे भी क्या होगा कि आपका सॉफ्टवेयर कुछ डेटा जो प्रोसेस करके रिजल्ट जनरेट करेगा तो वो टाइम पे उसमें डिले हो जाएगा इनपुट जाने में और रिजल्ट आने में, तो अगेन दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। बराबर है। तो अगर आप देखेंगे कि प्रोसेसिंग में अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है उतने टाइम में अगर रिजल्ट वापस जनरेट होके नहीं मिल रहा है तो वो अगेन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, वाई यूज SCM, प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद कॉन्करेंट एक्सेस। सबसे पहले तो ये सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की क्यों जरूरत है, बिकॉज कभी कभी आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया था वो बहुत बेसिक बनाया था लेकिन अभी वहां पे क्या हो रहा है, मल्टीपल यूजर्स ट्राइंग टू गेट द एक्सेस ऑफ सेम डेटा एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम,
और उसके वजह से कोई एक स्पेसिफिक आपका डेटाबेस जो है, कोई एक स्पेसिफिक लोकेशंस जो है, कोई एक स्पेसिफिक रिसोर्सेज जो है आपके सॉफ्टवेयर के, उसके ऊपर बर्डन, ओवर बर्डन हो रहा है, क्योंकि एक साथ 50-60 लोग, 100 लोग उसको एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं। द बेस्ट एग्जांपल आप देख लो कि हम लोग जब 10th का, 12th का या TY का जब हम लोग का रिजल्ट आता है, यूनिवर्सिटी साइड से डिक्लेयर होता है, तो नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है, रिजल्ट आया, सब लोग एक साथ अप्रोच करते हैं वो साइट पे, तो कॉन्करेंट एक्सेस हो रहा है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु आर ट्राइंग टू गेट द एक्सेस ऑफ दोज रिसोर्सेज और दोज रिजल्ट्स एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम, एंड एज अ रिजल्ट यू विल फाइंड कि बहुत सारे लोगों को अपना रिजल्ट डिस्प्ले नहीं होता है, एंड अगेन वी हैव टू वेट एंड वी हैव टू अगेन कीप ऑन ट्राइंग फॉर सम टाइम, तब जाके गलती से कोई एक टाइम पे आपका वो रिक्वेस्ट सर्वर प्रोसेस करेगा, क्योंकि सर्वर ओवर बर्डन हो गया है। तो एग्जैक्टली सेम वे यहाँ पे भी आपको देखना है कि जब आपको सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में देखना है कि आप जो रिसोर्सेज या जो फंक्शंस प्रोवाइड करने वाले हैं उसके ऊपर अगर कॉन्करेंट एक्सेस हो रहा है क्या, मतलब एक साथ कितने लोग उसको एक्सेस करने की ट्राई करेंगे। तो अगर बहुत ज्यादा लोग अगर एक साथ एक्सेस करने की ट्राई करेंगे तो आप उसके मल्टीपल कॉपीज उनके लोकल सर्वर्स पे बना के रख सकते हैं, जिससे मेन जो आपका सर्वर है उसके ऊपर बर्डन कम हो जाए। या फिर हम लोग डायरेक्टली गूगल ड्राइव जैसे कोई एक थर्ड पार्टी का एपीआईज लिंक करके ड्राइव पे सारा डेटा डाल देंगे। सो गूगल ड्राइव के पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां पे वो एक साथ 1000-2000 लोगों को भी एक सेम रिसोर्स का अलग अलग लेवल पे एक्सेस दे सकता है, तो आपका वो काम ईजी हो गया। उसके बाद अगर फिर भी आपको लगता है कि आपके लोकल जो सिस्टम है उसमें चेंजेस की जरूरत है, तो आपका सिस्टम को हम लोग चेंजेस पे लेके जाएंगे। उसके हिसाब से सिस्टम का अकाउंटिंग होगा कि कितने आपने चेंजेस अप्लाई किए, कितना टाइम लगा, कितना रिसोर्स लगा, और उसमें वापस आपका कितना नया इन्वेस्टमेंट जा सकता है। और अगर ये इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी अगर आपका सिस्टम प्रॉपर नहीं हुआ तो हम लोगों का कितना कैपिटल रिस्क पे आ सकता है ना। और अगर यहाँ पे आपने जो भी चेंजेस अप्लाई किए वो चेंजेस आपने तो बना के रख दोगे, लेकिन हम लोगों के यूजर नेटवर्क के ऊपर यूजर्स जो अभी काम कर रहे हैं वो ये वेरिएशंस को हैंडल कर पाएंगे क्या। और उसके आगे जब आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो कितना डेवलपमेंट आपने एग्जैक्टली कर लिया है, उसका एक एक्यूरेट प्रोजेक्ट स्टेटस हम लोगों को मिलना चाहिए। उसके आगे नेक्स्ट तो बहुत सिंपल है, प्रिवेंटिंग अनऑथोराइज एक्सेस टू द वर्क प्रोडक्ट। नाम पे से पता चलता है अनऑथोराइज एक्सेस, जिनको अथॉरिटी नहीं है उनको एक्सेस मत दो, सिंपल। सो कॉन्फ़िगरेशन प्रोजेक्ट में क्या होगा, रिजर्व एंड रीस्टोर। सो यहाँ पे अगर दो मेन ऑपरेशंस होते हैं कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल के। सो जैसे हम लोगों को क्या बोला है यहाँ पे, वी हैव, एक सेकेंड, यहाँ पे अगर आप देखेंगे सो हम लोग के पास अलग अलग टाइम पे अलग अलग काम चल रहा है ना, वी हैव मल्टीपल टाइम वीक्स। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे W3 जो वीक है उसमें हम लोगों ने क्या किया, कोई टास्क पे काम किया, बराबर है, तो कोई ब्रेकडाउन्स थे, कोई सिस्टम लैग हो रहा था, कोई डिफेक्ट्स आ रहे थे, उसको हम लोगों ने रिस्टोर किया, और रिस्टोर करने के बाद जो चेंजेस है उसको रिजर्व करके वापस हम लोगों ने यहाँ पे वो सिस्टम में वो स्पेसिफिक लोकेशन पे ऐड कर दिया, तो अभी यूजर्स को भी वो सेम चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे। यह आपका मेन पॉइंट होगा। सो हम लोग के पास अलग अलग वीक्स में अलग अलग टाइम चल रहा है। सपोज थर्ड वीक में जो हम लोगों ने काम किया था उसमें अगर कोई ब्रेकडाउन्स आए, उसमें अगर कोई बग्स आए, तो हम लोगों ने क्या किया, वो सिस्टम को रिस्टोर करने का ट्राई किया। रिस्टोर करने के बाद में जो वो ब्रेकडाउन्स थे या फेलियर्स थे इसको रिस्टोर किया हम लोगों ने, और बाद में वो चेंजेस को रिजर्व करके वापस हम लोगों ने सिस्टम को हैंड ओवर कर दिया या उसको इंटीग्रेट कर दिया हम लोगों का जो एक्चुअल पूरा सॉफ्टवेयर था उसके साथ में, सो दैट दिस चेंजेस नाउ ऑल्सो रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द यूजर एंड। बस ये आपका कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है। एंड हियर वी आर डन विद चैप्टर 9 and now we are about to start with chapter 10. So before we start with chapter 10, जो अगर आज हम लोग चालू करेंगे तो आधा तो आज ही खत्म हो जाएगा। सो यूनिट 4 भी आधा आज ही खत्म हो जाएगा। सो बेटर कि आप मुझे अगर कोई डाउट्स है तो बोलो। एज आई सेड कि यूनिट 4 एंड 5 जो है वो ज़्यादा बड़े नहीं है, छोटे हैं। फर्स्ट 3 यूनिट्स आपके थोड़े बड़े हैं, तो उसमें हम लोगों का थोड़ा टाइम लगा। यूनिट 4 एंड 5 अगर हम लोग यही स्पीड पे जाएंगे तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। सो बोलो जल्दी से, कोई डाउट्स है? किसी को कोई डाउट्स नहीं है? यस गाइस, ओके। प्रोसीजर टू बग ट्रैकिंग एंड मेंटेनिंग एंड मॉनिटरिंग। बग ट्रैकिंग एंड मेंटेनिंग, मॉनिटरिंग, ओके।
बग ट्रैकिंग मतलब सिंपल वही होगा ना। बग ट्रैकिंग का मतलब क्या हो गया, एक छोटा सा जब हम लोगों ने डेवलपमेंट्स किए, एग्जिस्टिंग जो कोडिंग है हम लोगों का, उसमें जब हम लोग चेंजेस कर रहे हैं, वहां पे आपका कोई प्रॉब्लम आ रहा है ना, कोडिंग में प्रॉब्लम आ रहा है बेसिकली। यहाँ पे हम लोग मेनली कोडिंग पे फोकस कर रहे हैं कि आपने जब एग्जिस्टिंग कोई आपका प्रोजेक्ट चल रहा था, उसमें कोई बग्स आए, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम्स आए, वो हम लोगों ने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, वो जो कोडिंग में चेंजेस है वो हम लोग एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। सपोज कि हम लोगों का एक सॉफ्टवेयर था जिसमें स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर्स जो है वो आपस में बात कर सकते थे, बराबर है। तो वो जब बात कर रहे हैं वो टाइम पे हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि बेसिकली उनका जो वो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके लिए हम लोगों ने अलग से कोई स्पेसिफिक स्क्रिप्ट या कोडिंग लिखा हुआ था। अब जब आपका ये स्पेसिफिक कोडिंग या स्क्रिप्ट्स लिखे हुए हैं, उसके अंदर अभी हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने स्टूडेंट मॉड्यूल में वापस कुछ चेंजेस किए, तो जो स्मूथ कम्युनिकेशन एक पहले हो रहा था बिफोर चेंजेस, बराबर है, बिफोर चेंजेस या बिफोर अपडेटिंग स्टूडेंट मॉड्यूल, जो स्मूथ कम्युनिकेशन हो रहा था प्रोफेसर और स्टूडेंट्स के बीच में, वहां पे कहीं ना कहीं टाइम लैग हो रहा है, गैप हो रहा है, या जो एग्जैक्ट असाइनमेंट सबमिट हो रहा है स्टूडेंट्स के साइड से वो प्रोफेसर्स को नहीं मिल रहा है, या प्रोफेसर्स अगर कुछ नोटिफिकेशंस कुछ सेंड कर रहे हैं, नोट्स कुछ सेंड कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स के पास नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली आपने स्टूडेंट मॉड्यूल के कोई एक सब मॉड्यूल के कोई एक स्क्रिप्ट में चेंजेस कर दिए, एंड बिकॉज ऑफ विच एक बग जो है वो आपके सिस्टम में इंट्रोड्यूस हो गया वो स्पेसिफिक मॉड्यूल में, और उसकी वजह से उसका जो इंटीग्रेशन हो रहा था दूसरे मॉड्यूल के साथ अब वो डिस्टर्ब हो गया। तो अभी क्या हो गया, आपका मेहनत डबल हो गया ना, क्योंकि आपने एग्जिस्टिंग जो कोडिंग वर्क हो रहा था प्रॉपर, उसमें आपने वो कोडिंग में चेंजेस किए हैं, बिकॉज वी सपोज टू एडवांस सच फीचर्स इन दैट स्पेसिफिक मॉड्यूल, और उसकी वजह से आपका एग्जिस्टिंग मॉड्यूल का जो परफॉर्मेंस था वो अभी और डिस्टर्ब हो गया, और वो जब डिस्टर्ब हो रहा है तो बाकी मॉड्यूल्स का भी परफॉर्मेंस या उनका जो वर्किंग है उसको भी वो डिस्टर्ब कर रहा है। तो अब आपका मेंटेनेंस का काम बढ़ गया। मेंटेनेंस का काम बढ़ गया मतलब आपने जहां जहां पे कोडिंग में चेंजेस किए थे जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है, तो हम लोग उसके ऊपर वापस रिवर्स ट्रैकिंग करेंगे कि ओके प्रीवियसली कौन से चेंजेस नहीं हुए थे तब ये प्रॉब्लम नहीं आ रहे थे, वो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। फिर वो आइडेंटिफाई करने के बाद में वापस हम लोगों ने जो चेंजेस अप्लाई किए थे उसके क्या रीजंस है जिसकी वजह से नए बग्स या एरर्स आना चालू हुआ, वो आइडेंटिफाई करके हम लोगों ने सॉल्व किया। तो क्या हुआ, जब आपने नए चेंजेस अप्लाई किए सिस्टम में, तो उसके बाद धीरे धीरे ऐसे छोटे मोटे बग्स आना चालू होते हैं। वो बग्स को आप क्या करेंगे, आप जब सॉफ्टवेयर मेंटेन कर रहे हैं, कंटिन्यूअस मॉनिटर कर रहे हैं, वहां पे आप सॉल्व करेंगे। लेकिन अब वो फाइनली सॉल्व हुए या नहीं, या वापस वो सिमिलर टाइप के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इसको हम लोग कंटिन्यूअस मॉनिटर करते रहेंगे। बिकॉज अगर वो सिमिलर टाइप के प्रॉब्लम आ रहे हैं मतलब आपने जो भी मेहनत किया था वो आपका पानी में चले गया, उसका कोई यूज ही नहीं हुआ, बराबर है। तो ये बेसिकली हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं कि ट्राई करते हैं, या फिर हम लोग कि ऐसा वे या ऐसा बिहेवियर ना हो हम लोग के सिस्टम्स में। तो ये आपका बग ट्रैकिंग होगा, जहाँ पे अगर कोडिंग में चेंजेस हो रहे हैं तो वहाँ पे बग्स आने के चांसेस सबसे हाईएस्ट रहते हैं, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे। और दूसरी बात, बहुत बार हम लोगों का कोई सॉफ्टवेयर होता है ना, उसमें अनरीचेबल कोड रहता है, मतलब सर्टन कोड जो हम लोगों ने डाले इफ कंडीशन में, वाइल में, फॉर में, कहीं पे तो कहीं पे तो ऐसे, जो कभी भी कोई भी XYZ टाइप का डेटा डालने के बाद भी वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा। तो कभी कभी जो ऐसे अनयूज्ड कोड होते हैं आपके सिस्टम में ना, वहां से भी बग्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो जिसको हम लोग बोलते हैं कि आपका नॉन रीचेबल कोड कोई होगा, या कोई कोड है जो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा है, जिसका कहीं पे कोई मतलब ही नहीं है। बहुत बार ऐसे कोड्स रहते हैं हम लोग के सिस्टम्स में, तो ऐसे कोड में ही आपके बग्स ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। तो अगर बग्स ज्यादा आ गए तो आपका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ गया। तो आपको क्या करना है, मेंटेनेंस में हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, ऐसे अनरीचेबल कोड जो बग्स जनरेट कर रहे हैं वो अगर काम का नहीं है तो उसको हटा दो, या उसका कोई ऑल्टरनेटिव लेके आओ। और आपने ये एक काम कर दिया, उसके बाद आप अगेन मॉनिटर करते रहो कि वो सिमिलर टाइप का बग या एरर वापस तो वो सिस्टम में नहीं आ रहा है ना। ये होगा हम लोगों का मेन टास्क। यस, सो नाउ टेल मी, क्लियर है अभी अभिजीत? ओके, एनी अदर पर्सन जिसको कोई डाउट है बोलो। एनीवन एल्स? Okay, I'll give you some time. Just try to revise the same chapter.
बिकॉज अभी अगर मैं नेक्स्ट चैप्टर भी अगर चालू करूंगा तो वो भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, बिकॉज चैप्टर 10 इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। ठीक है, आप अगर देखेंगे हम लोगों का इसके आगे वाला जो चैप्टर है जिसमें थोड़ा बहुत वापस आएगा, लेकिन अगेन ये चैप्टर भी छोटा सा ही है, उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। मैनेजिंग कॉन्ट्रैक्ट बहुत सिंपल सा कॉमन सेंस वाला टॉपिक है। क्लाइंट यूजर्स, सॉरी, क्लाइंट एंड डेवलपर, या फिर क्लाइंट ने एक थर्ड पार्टी हायर किया है जो ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट डेवलपर टीम से डील करके उनके पास से सॉफ्टवेयर बना के लेगा। सो ऐसे 3 पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है या 2 पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। 2 पार्टी मतलब मैं टेक्निकल इनफ हूँ लेकिन मुझे डेवलपमेंट नहीं आता है, तो मैंने टेक्निकली सारे रिक्वायरमेंट्स जो है वो डेवलपर टीम को दे दिए कि ओके दिस आर माई रिक्वायरमेंट्स, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर मुझे रिक्वायर्ड है। ठीक है, दैट्स फर्स्ट पॉइंट। सो वो रिक्वायरमेंट्स के बेस के ऊपर जो क्लाइंट्स है वो मुझे वो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर बना के देंगे। सो अभी तो अग्रीमेंट 2 पार्टीज के बीच में ही है, क्लाइंट के बीच में और डेवलपर के बीच में। अगर क्लाइंट टेक्निकल इनफ नहीं है, उनको टेक्नोलॉजिकल ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करेंगे, एक थर्ड पार्टी को हायर करेंगे जो ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट उनके रिक्वायरमेंट्स समझ के उनको वो रिक्वायरमेंट्स को टेक्निकली डेवलपर टीम को समझ। ठीक है, सो ऐसे हम लोगों के पास कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। एंड देन आपने अगर कोई एक प्रोजेक्ट आउटसोर्स किया है, हाँ, व्हाट यू आर आस्किंग, क्या प्रैक्टिकली करेंगे हम लोग अभिजीत, समझा नहीं मुझे। नहीं, नोटपैड में हम लोग बग्स रिपोर्ट नहीं करेंगे। बेसिकली हम लोग के पास अलग से एक प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट हम लोग को बनाना रहता है। सो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट आप समझ लो कि मैं गूगल डॉक्स यूज करके भी बना सकता हूँ, जहाँ पे मैं जो बग आ रहा है तो टेक्निकली वो बग, आप देखो कि कभी भी अगर बग आता है तो उसका एक टेक्निकल एरर सिस्टम जनरेट करता है, तो वो टेक्निकल एरर जो है वो मैं वहां पे लिखूंगा, उसके साथ में उसका स्क्रीनशॉट लूंगा कि कौन से टाइप के इनपुट्स देने पे एग्जैक्टली वो बग आ रहा है। देन उसके नीचे हम लोग सिंपल अपना ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, सिंपल इंग्लिश में हम लोग वहां पे एक्सप्लेन करेंगे कि भाई ये टाइप का जो बग आ रहा है उसका मेन रीजन क्या है। और बाद में मैं थोड़ा सा नीचे जगह छोड़ के रखूंगा जिसमें मैं, अगर ये बग सॉल्व हो गया तो वो मैंने कहाँ पे क्या क्या चेंजेस किए जिसकी वजह से ये बग सॉल्व हुआ, वो फिर मैं वहां पे उसका स्क्रीनशॉट डालूंगा और नीचे उसका एक्सप्लेनेशन लिखूंगा। तो ऐसे हम लोग प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट सेव करते हैं, लेकिन वो नोटपैड में नहीं होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि नोटपैड में हम लोग कोई एक टेक्स्ट को बोल्ड, अंडरलाइन, रेड, वाइट ऐसे अलग अलग वे में नहीं बता सकते, ना हम लोग अलग से कोई बड़े इमेजेस वहां पे ऐड कर सकते हैं। सो एक जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट अगर हम लोग को बनाना है तो उसके लिए या तो MS डॉक में यूज़ करूँगा, जिसमें जो चेंजेस, जो कुछ चेंजेस के अपडेट्स मैं वहाँ पे डाल रहा हूँ, बग्स के रिलेटेड जो मैं रिपोर्ट डाल रहा हूँ वो मेरे बाकी टीम मेंबर्स को भी मिल पाए, और वो अगर कुछ रिपोर्ट डाल रहे हो वो मुझे भी मिल पाए। या फिर हम लोग सेम हम लोगों का जो ये है वर्ड है, MS वर्ड है, उस पर भी डाल सकते हैं, तो उस पर भी ये सेम काम चलेगा। ओके, सो ये इसके अलग से ऐसे जो यूज़र डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, वो यूज़र डॉक्यूमेंट्स टेक्निकल वाले भी होते हैं, जहाँ पे हम लोगों के कौन से टाइप के बग्स आए थे, उसके क्या रीजंस थे, और वो हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया। ये रखने का मेन पर्पज़ ये रहता है कि फ्यूचर में अगर वो सिमिलर टाइप का बग अगर वापस हम लोगों को फेस करना पड़ता है, तो वो टाइम पे जो वो बग्स को सॉल्व करने वाले हैं वो खुद का दिमाग लगाने के पहले डायरेक्टली जो ये डॉक्यूमेंट्स है उसका हेल्प लेंगे। तो अगर वो डॉक्यूमेंट्स में से ही उनको सोल्यूशन मिल जाता है तो आगे ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है ना, आगे अलग से हम लोग को ट्रायल एंड एरर करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, क्लियर है अभिजीत? हेलो, ओके ओके, एनी अदर पर्सन, एनी डाउट्स? ओके, लेट मी नो। आप एक बार ये जो चैप्टर जो है वो आज मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, सो आप सिर्फ अभी के लिए मुझे बता दो, आपको अगर कोई डाउट्स है आप एक बार ये चैप्टर जो टॉपिक्स अभी हम लोगों ने पढ़े वो आप एक बार रिवाइज कर लो, कुछ डाउट्स आते तो बोलो। सो हम लोग वो सेम डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए मैं जो हम लोग का थियोरी लेक्चर है वो तो यहाँ तक ही रख रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे।